आपका स्वागत है। और अगस्त का महीना खत्म होने की दहलीज पर है और आसमान से बादल गायब हैं। आंकड़े बताते हैं कि गुजर रहा अगस्त का महीना पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा सूखा रहा है। अगस्त में औसत से 33% बारिश कम हुई है। परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि मॉनसून का रूठना खेती पर भी असर डाल रहा है। धान और एक दो अनाज को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी की बुआई 25 अगस्त तक पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अभी और बुरा होना बाकी है या इसके बाद सितंबर के महीने में यहाँ पर कुछ बारिश देखने को मिलेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं स्काईमेट एंड मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के वीपी महेश पलावर, एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा एंड गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे। मिस्टर पलावर, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, एज हम स्काईमेट से बात कर रहे हैं, आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह का पिछले 3 महीने रहे हैं, क्या आगे की एक्सपेक्टेशन है, उनको भी सुनेंगे। लेकिन स्काईमेट का एज ऑफ नाउ अब क्या व्यू है? देखिए, अभी जो आगे बारिश है वो भी काफी ज्यादा कम है। हमने देखा कि जुलाई तक तो बारिश ठीक ठाक हुई थी, खास करके केवल जो पूर्वी राज्य थे वहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में बारिश कम थी। लेकिन बाकी सारे इलाके ठीक ठाक बारिश देख रहे थे। अब अल नीनो का इम्पैक्ट देखना शुरू हो गया है और जो ब्रेक मानसून कंडीशन है बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है। तो सितंबर के महीने में शुरुआती दौर में एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिसका प्रभाव शुरुआती दौर में हमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में दिखाई देगा। और वो पश्चिम दिशा में आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। मध्य प्रदेश के आसपास जाते जाते फिर से वो रिकर्व करेगा उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी 6 या 7 तारीख से बारिश बढ़ेगी और जो 4-5 दिन तक रह सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्वी भारत और मध्य भारत के पूर्वी जो भाग हैं उन इलाकों में सितंबर के शुरुआती दौर में बारिश मिलेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं और दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाके सूखे जैसे ही रहेंगे और यहाँ पर ज्यादा बारिश की उम्मीद हमें सितंबर के महीने में दिखाई नहीं दे रही है। जी ऑल राइट। तो अगस्त ऑफ कोर्स यहाँ पर 33% के साथ है और सितंबर की जहां तक बात की जाए तो हफ्ता 10 दिन के बाद यहाँ पर बहुत बारिश लगेगी, ऐसा नहीं दिखता। अगस्त के बारे में ही आईएमडी में भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा हो रही है। ले चलते हैं आपको वहां पर, सुनते हैं कि अगस्त के बारे में आईएमडी का फिलहाल क्या कहना है। The gradient weakened, the temperature gradient weakened, and localized circulation could not be activated, which could have been ignited by this heat loop. Then Tibetan high, this is a high pressure cell located at about height of 12 kilometers over Tibet. What happened in the month of August, actually, this Tibetan high shifted its position and it was weaker compared to its strength normally. So therefore, Tibetan high was also not very much favorable to provide the upper level divergence and hence the lower level convergence of the moist air over the Indian region, and hence it caused also the weak monsoon condition. The median Julian oscillation, this is an east-west to east propagating oscillation in the convective cloud mass, where it prevails over phase 2 and phase 3, which is equivalent to west and east equatorial Indian Ocean adjacent to Arabian Sea and Bay of Bengal. The convective activity increases over our region. So phase 2, 3, 4, 5 are favorable and 6, 7, 8, 1 are unfavorable. And this median Julian oscillations lay over the phase 8 or 1 on most of the days. And phase 8 and phase 1 corresponds to the Western hemisphere. And that means the convective activity became more in the Western hemisphere as compared to the Indian region. So median Julian oscillation, if it is not favorable, it also does not support the localized development of convective activity and hence the rainfall over the country, and also it does not support the development of the low pressure systems. Therefore, number of low pressure systems during this month was also less. It was only 2 against the frequency of 5 normally, and number of low pressure system days during the month of August was 9 only against normal of 16.3. Another point, what happened actually, basically 2/3 of the low pressure systems come from the Pacific Ocean, that is the South China Sea. Usually August is the month when the Northwest Pacific Ocean experiences the maximum number of tropical cyclones and depressions. And this year, this number has been less, number one. And number two is that the remnants which come towards India after passing through Vietnam and Thailand, etc.,
did not happen so much. And their remnants becoming less, almost nil remnant, you can say, over the Bay of Bengal from the South China Sea. Therefore, no local systems could be developed or could be augmented over this region. El Nino, as all of us know, that El Nino conditions prevailed over the Pacific Ocean, which is not good for monsoon condition. The Indian Ocean dipole, which was expected that it will become positive, it just became positive towards end of the month. It was neutral. It has just crossed the threshold and become positive now in the end of the month. So therefore, it could not be able to counter the adverse impact of El Nino conditions. Now let us look at what happened to the Mediterranean oscillations. You can see on the left-hand side diagram how it was lying almost in phase 8 and phase 1, and it was not favorable for Indian Ocean region. On the right-hand side is the table showing the number of low pressure systems total and number of low pressure system days, what happened actually and during August as compared to the number. So you can find that the total number of low pressure system is 5.38, and this year we got 2 only. And if you just look at low pressure system days, it is 9 only this year as compared to 16.3. Now, the deep depression which is found in the beginning, that is 31st July, it became the formation, and after that it continued till 3rd of August, and that gave a good rainfall activity. If you just remember, 29 July, the low pressure formed and depression became 1st August, deep depression again on the same day. It crossed Bangladesh coast, as you can see in the diagram on the left hand side, and it moved across West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh during 1st to 3rd. It caused intense rainfall activity, and that was the only solution, or only, you can say, consolation in the beginning of the month, which gave good rainfall activity. But it caused also some kind of floods in certain localized pockets. So if you just look at large deficiency in the month of August, it is the highest. It is the just year-wise value. It is written here. So I will not discuss because already we have discussed this one. So what it indicates that August was the lowest rainfall month with an efficiency of minus 36% as of today. And earlier in 2005, it was 25% deficient. In 65, it was 24.6% deficient. So it has been 10% more deficient compared to the previous record of 2005. But you may ask me whether it is absolutely compared to different other months, it was the highest value. No. In 2002, July was minus 55%. So therefore, if I compare 2002 and 2023, deficiency in the month of 2 monsoon months, that is July and August, if I compare, it is better than 2002. And July was quite a good monsoon year. As a result, what happened actually, being the main sowing month or transplantation month, July having good rainfall activity, the total sown area in the country has been higher this year compared to last year. Now let us look at the below normal rainfall activity in August and the break days. As I was telling a little earlier, total number of break days, if we just look at, it has become 20 in 2023. And this large number of break days actually was responsible for this about 35% deficiency in rainfall activity in the month of August. Now let us look at what is the trend actually, whether break days are increasing or the active days are decreasing or increasing. So here, this is a diagram showing the number of break days and number of active monsoon days in the country, as you can find out from 1975 till 2023. 1976 to till 2023. So what you find actually, there is a slight increasing trend in the number of break days. And if you just look at the active, you can find that there is slight, but it is not so much significant. If I compare active number of days, I would say there is no significant increase or decrease in the active days, and break days shows slightly decreasing, a slightly increasing trend, but that may not be significant by a statistical test.
Now let us compare what was the forecast for August and what happened actually. If you just look at on the right-hand side diagram here, that was the forecast. As per the forecast, we expected that normal to above normal rainfall activity is likely over the Gangetic Plains, northeastern states, some parts, eastern India, and east central India, starting with East MP, Chhattisgarh, northern parts of Odisha. Now, if I compare what has happened actually, you will find that it is almost resembling the forecast map. It has very well predicted the normal to above normal rainfall activity along the foothills and the Gangetic Plains, northeastern states, northern parts of east central India like North Odisha and here East MP and some parts of Chhattisgarh. But only that in west coast, certain areas of Konkan and coastal Karnataka, it was predicting also normal to above normal rainfall activity, but that did not happen. Otherwise, the below normal rainfall activity predicted for most parts of peninsular India, west central India has been reasonably correct. Now, this is the observed temperature during the month of August. You can find that maximum temperature anomaly, it is quite high over the South India. Because if you just remember, rainfall has been significantly deficient over South India. According to the maximum temperature was quite higher than normal. It deviated quite high from the normal conditions over South India. Similarly, if I just look at the minimum temperature, also you will find that yes, it is higher in many parts of the country. So mean temperature, especially what I want to bring to your attention, that South India has been affected by the higher temperature of maximum, minimum, and also the mean temperature of the day. Now let us look at the El Nino and southern oscillation conditions. At present, Nino 3.4, the last week, if you just look at it, is 1.5 degrees Celsius. आपका स्वागत है महेश जी। जिस तरह से आईएमडी ने कहा है कि आईओडी थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है अगस्त के लास्ट वीक से और सितंबर में ये पॉजिटिव रह सकता है। आईएमडी का ये भी कहना है कि सितंबर फोरकास्ट उन्होंने यहाँ पर नॉर्मल दी है। जहां तक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, यहाँ पर बारिश अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन बिलो नॉर्मल की रेनफॉल की एक्सपेक्टेशन है वेस्ट, सेंट्रल और सदर्न इंडिया से। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये जो कह रहे हैं वो ठीक है कि जो पूरा ओवरऑल अगर हम देखेंगे सितंबर के मानसून को, तो सितंबर का मानसून भी थोड़ा सा सामान्य से कम रहेगा। अगस्त की तर्ज पर तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगस्त, जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा रेनिएस्ट मंथ होते हैं और जून और सितंबर में बारिश कम होती है, ये 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो अभी जो बारिश है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी भारत है और जो मध्य भारत के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर पहले 10 दिनों में आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो वेदर एक्टिविटी है वो इस इलाके में कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो जो पश्चिमी भारत है, खास करके गुजरात, राजस्थान, इन इलाकों में देखने को मिलेगी और उत्तर पश्चिम भारत में भी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश काफी कम होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम होगी और जो पश्चिमी तट है भारत का, खास करके अगर देखें तो कर्नाटका का तट है, महाराष्ट्र है और जो साउथ इंडिया में केरला है, तमिलनाडु और रायलसीमा, इन इलाकों में भी बारिश सामान्य से कम ही रहने की संभावना नजर आ रही है। इंडियन ओशन डाइपोल तो है, जो पॉजिटिव हो रहा है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रहा जो कि अल नीनो के प्रभाव को कम कर पाए, जैसे कि हमने 2019 में देखा था। अल नीनो होने के बावजूद इंडियन ओशन डाइपोल काफी ज्यादा पॉजिटिव था, जिससे कि जो बारिश थी 2019 में सामान्य से ज्यादा हुई थी। तो वो इस जो है सिनारियो इस बार हमें दिखाई नहीं दे रहा है जी। देवेंद्र शर्मा जी, क्लियरली चिंताएं तो यहाँ पर बनी हुई हैं। अगस्त 35% की डेफिशिएंसी के साथ बंद हो रहा है और सितंबर में एक्सपेक्टेशन यही है कि ईस्ट ठीक ठाक रह सकता है, लेकिन वेस्ट, सेंट्रल और सदर्न पेनिनसुला में हम बिलो नॉर्मल बारिश होता हुआ देखेंगे। अगर इस तरह की स्थिति है और जिस तरह की फसलों की फिलहाल हालत है, कैसे देखते हैं आप एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को? जैसे कि हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कंसर्न होगा इस बार क्रॉपिंग सीजन के लिए, क्योंकि जैसा अभी बताया गया कि 35% का तो शॉर्टफॉल रहा है अगस्त में। ये इम्पोर्टेंट महीना होता है। सितंबर में कम बारिश की जरूरत होती है, ये हम ना भूलें।
बारिश की जरूरत होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम की जरूरत होती है, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्रॉप मैच्योरिटी। तो ये जो कहा है कि स्पेशली वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, और जो आपने बताया कि गुजरात तक बारिश बहुत कम होगी, आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो हम काफी हद तक रिकवर कर पाएंगे जो लॉस होने की अपेक्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर अश्योर्ड इरिगेशन है। पंजाब में तो 99% अश्योर्ड इरिगेशन है, हरियाणा में 82% अश्योर्ड इरिगेशन है। तो ये जो एरियाज हैं जो प्रेडोमिनेटली कंट्री के फूड बाउल है, तो वहाँ तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो बाकी देश के जो प्रेडिक्शंस हैं वो आई थिंक चिंताजनक हैं। इसलिए चिंताजनक है क्योंकि जो नेक्स्ट क्रॉप होगी रबी की, उसमें रेजिडुअल मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है शुरू में उपलब्ध होना, और अगर बारिशें कम हो रही हैं सितंबर के महीने में, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिलो नॉर्मल होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी एक कंसर्न जो है वाजिब है। एंड आई थिंक विद दिस खरीफ सीजन में तो हम देख ही रहे हैं कि जो उथल पुथल हो रही है, बट आई थिंक द नेक्स्ट सीजन इज आल्सो इक्वली वाइंग। एब्सोल्युटली महेश जी, और जैसे आईएमडी ने कहा भी कि एल निनो पीक पर है, और आपने भी लास्ट टाइम हमें बताया था कि जो एल निनो है वो ओवरऑल विंटर मंथ्स भी यहाँ पर चल सकता है, तो किस तरह की कंसर्न रबी में हो सकती है फिर? देखिए, जैसे अभी बताया कि अब जो सॉइल मॉइस्चर कम होता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही है, खास करके जो पश्चिम भारत है, मध्य भारत है, उत्तर पश्चिम भारत में, और इससे क्या होगा कि रबी की फसल पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जरूरी नहीं है कि जो मानसून, क्योंकि जो अल नीनो का इम्पैक्ट जब रहता है तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, अक्टूबर नवंबर में बारिश नहीं होती या कम होती है, लेकिन क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इम्पैक्ट होता है केवल वो पहाड़ों पर और उत्तर पश्चिम भारत पर ही दिखाई देता है। तो उस समय जो पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, यहाँ पर बारिश की संभावना कम ही रहती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है। तो ये एक मिक्स रिस्पांस है, अभी के आगे कैसा रहेगा, लेकिन ये है कि हाँ, जो फसल रबी की क्रॉप के लिए जो नमी चाहिए होती है वो काफी ज्यादा कम रहेगी, क्योंकि बारिश इस बार कम हो रही है। जी वेल एब्सोल्युटली, और एल निनो का जो असर है वो यहाँ पर आगे चलता हुआ भी नजर आएगा। देवेंद्र शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि खरीफ की तो है ही बात, ठीक है, बुआई हो चुकी है, जुलाई का महीना अच्छा था अभी, लेकिन रबी के लिए यहाँ पर चिंताएं हैं। आपको लगता है इज इट टू लेट, या अभी भी समय है यहाँ पर एक प्लान बी का, और जिस तरह से त्योहार है, आगे इलेक्शन है, सरकार को एक बहुत ठोस कदम यहाँ उठाने होंगे? देखिए, जहाँ तक कि प्लान बी का जो सवाल है, अभी तो सीजन जो चल रहा है उसमें तो कुछ नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन जो अगली फसल आएगी रबी की, उसमें सरकार यही कर सकती है कि भाई कम से कम जो जहाँ जहाँ पानी की उपलब्धता करानी है, डीजल की उपलब्धता करानी है, वो सरकार को अपने आप को या सिस्टम को उसमें अलर्ट करना पड़ेगा। और वो जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि डीजल की ही अवेलेबिलिटी नहीं होने से प्रॉब्लम आता है। बिजली की भी अवेलेबिलिटी किसानों को अगर ना मिले, अगर जैसे आजकल अश्योर किया जाता है कि 8 घंटे कम से कम बिजली मिलेगी, अगर बिजली की उपलब्धि भी नहीं होती है तब भी तो ट्यूबवेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, और हम देखते हैं कि सिंचाई नहीं हो पाती है। सो मतलब कहने का ये है कि भाई गवर्नमेंट हैज टू बी रेडी विद दीज काइंड्स ऑफ कॉन्टिजेंसीज, क्योंकि ये आने वाला सीजन जो है, क्योंकि एक बार सोइंग अगर हो जाती है उसकी रबी क्रॉप्स की, तो वो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है या पूरा हो चुकी होती है। और उसके बाद के सीजन में जैसा कि कहा जा चुका है कि इंटरमिटेंट रेन्स होती हैं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग फार्मर्स आर रेडी फॉर एंड प्रिपेयर्ड फॉर। ऑलराइट, तो किसान ऑफ कोर्स इस बार यहाँ पर तैयार है, उन्हें पहले से ही उन्होंने देखा है अगस्त का महीना कैसा है, एल निनो की बातें यहाँ पर लगातार होती रही हैं, तो एक कॉशियसनेस हमने बाजार में जरूर आते हुए देखी है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी साथ जोड़ने के लिए। अमित, आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति अब हमें सितंबर के लिए समझ में आ चुकी है, कैसे देखते हैं आप एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर, और आपको कहाँ लगता है कहाँ पर किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे? गुड इवनिंग। मेरे को लगता है कि अभी त्योहारी मांग के चलते आगे जो है सरसों और चने में अच्छी डिमांड निकल के आ सकती है। प्राइस अभी जैसे चने के देखा जाए तो 67-66 के आसपास अभी फिजिकल मार्केट में है। मुझे लगता है अगर ऐसा ही सिनेरियो रहा और डिमांड थोड़ा सा भी निकल के आता है तो प्राइजेस 7,000 के ऊपर जो है अपने को चने में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं सरसों की बात करूं तो प्राइजेस जो है 6200 रुपए के ऊपर भी सरसों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ग्वार सेक्टर की मैं बात करूं तो अभी चार्ट पर ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 12,850 के आसपास सितंबर वायदा ग्वारसिंग में एक बार के लिए जो है सेलिंग इनिशिएट करी जा सकती है। 13,000 रुपए
13,100 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है 12,100 तक के प्राइस जो है इसमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 12,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वो एक काफी अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन रहेगा ग्वारधम के लिए। वहीं पे ग्वारसीट की अगर मैं बात करूं तो 5900 रुपए के आसपास अगर करंट वायदा मिलता है तो वो काफी अट्रैक्टिव प्राइस रहेगा थोड़ा सा होल्डिंग के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बाय के लिए। ठीक है। जी हाँ, मुनाफा वसूली का दौर यहाँ पर गुआर में तो देखने को मिला ही है, लेकिन जैसे आपने कहा जो बाकी रिमेनिंग कमोडिटीज हैं, जैसे सरसों और दालों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। चना इसका एक पार्ट है जहां पर तेजी है। मसाले कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से अब रबी की सिचुएशन भी उभरती हुई नजर आई है और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स? मसालों में हमने देखा कि धनिया, टीएमसी और जीरा ने काफी अभी अच्छा लो बनाया, वहां से रिकवरी भी काफी बेहतरीन दी है। तो मेरे को लगता है नियर टर्म में अभी जीरे की अगर मैं बात करूं तो अभी 54,800 के आसपास प्राइसेस है। मुझे लगता है ये प्राइसेस अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले भी उसने लो बनाए थे 52,600-800 रुपए के आसपास। वो लो अगर ये होल्ड करता है टेक्निकली तो मेरे को लगता है 58,000 तक के प्राइसेस जो है नियर टर्म में जीरे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे टीएमसी में भी काफी अच्छा बेस अभी वापस फिर से बनाया है। प्राइसेस जो है 14,500 का इसका जो अच्छा सपोर्ट था उसके ऊपर वापस फिर से निकलने के लिए रेडी है और आ भी चुका है। तो मेरे को लगता है प्राइसेस जो है नए हाई की तरफ फिर से टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। 17,000 के आसपास के प्राइसेस जो है टीएमसी में भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर धनिया की बात करूं तो धनिया एक रेंज बाउंड है, ऊपर में 7,500 रुपए, नीचे में 6,700। ये रेंज मेरे को धनिया की अभी शॉर्ट टर्म की लगती है। इस रेंज में, लोअर रेंज में अगर 67 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं 75 के लिए। ऑलराइट, तो जिस तरह की खबर यहाँ पर आ रही है और जैसे आईएमडी ने भी यहाँ पर कहा है कि 91 to 109%, यानी कि काफी बड़ी रेंज है यहाँ पर जो सितंबर में हम मॉनसून के तौर पे देख सकते हैं। जाने से पहले महेश जी एक फाइनल वर्ड आपसे भी, स्काईमेट की अब यहाँ पर सितंबर के लिए क्या रेंज है? देखिए, रेंज तो हमने पहले बताए थे, 92% बोला था, जो शुरुआती दौर में बताया था कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 92% बारिश हो सकती है सितंबर में, तो हम उसी पर है कि हाँ 92% के आसपास होनी चाहिए। फेयर पॉइंट दैट। महेश जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और साथ जुड़े रहने के लिए, वो सब चीज़ों पर अपनी राय भी देने के लिए और साथ दर्शकों के लिए क्लैरिफाई भी करने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग कैसे करें ऐसे माहौल में वो क्लियर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब हम आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।